वेतन से आय की गणना की इस वीडियो में हम जो सुविधाएं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती हैं उनका क्या मूल्य लगाए जाएंगे उसका पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेडिकल फैसिलिटी चिकित्सा सुविधा में कौन सी सुविधाएं कर मुक्त हैं और कौन सी सुविधा कर योग्य हैं। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा या कर्मचारी द्वारा किए गए चिकित्सा के जो खर्चे हैं उनका रिइंबर्समेंट किया जाता है, पुनर्भरण किया जाता है। तो ऐसी सुविधा निम्न परिस्थितियों में कर मुक्त है, यानी कुछ परिस्थितियां जिनमें कर मुक्त मानी गई है। इसमें अपन सुविधा को दो जगह बांट के देख रहे हैं। पहला भाग लेंगे इसमें भारत में चिकित्सा सुविधा, यानी कि इंडिया में अगर चिकित्सा सुविधा मिली है तो इंडिया में चिकित्सा सुविधा है तो नियोक्ता द्वारा संचालित जो हॉस्पिटल है, नियोक्ता द्वारा संचालित हॉस्पिटल है उसमें चिकित्सा सुविधा मिली है तो वो कर मुक्त होगी। सरकार, स्थानीय सत्ता या सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा दी है तो भी कर मुक्त होगी। मतलब सरकारी हो, स्थानीय सत्ता द्वारा या सरकार द्वारा स्वीकृत जो रिकॉग्नाइज्ड हैं चिकित्सालय, अप्रूव्ड हैं, उनमें अगर सुविधा प्रदान की है तो वो भी कर मुक्त होगी। मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित अस्पताल, आयकर आयुक्त ने अगर कोई अस्पताल अनुमोदित कर रखा है आयकर नियम 3A में वर्णित बीमारियों के इलाज हेतु, 3A में जो वर्णित बीमारियां आयकर नियम 3A में, उनके इलाज के लिए मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा कोई अनुमोदित अस्पताल है और उसमें कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा मिली है तो वह भी कर मुक्त होगी। सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी निजी अस्पताल, सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी अस्पताल में सरकारी कर्मचारियों का इलाज हुआ है तो वो भी कर मुक्त है। केंद्रीय सरकार से अनुमोदित किसी योजना या बीमा विमानक एवं विकास प्राधिकरण IRDR की स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है तो वो भी कर मुक्त होगा कर्मचारी के लिए। भारत के बाहर चिकित्सा सुविधा, यानी कि बाहर से आउट ऑफ इंडिया अगर कोई चिकित्सा सुविधा नियोक्ता प्रदान करता है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को यदि ऐसी सुविधा प्रदान की जाती है तो उनमें भी कर मुक्ति किस प्रकार होगी उसके लिए जो नियम है उसमें चिकित्सा पर वास्तविक व्यय, चिकित्सा पर जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो कर मुक्त होगा, किंतु ये राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत विदेशी मुद्रा से अधिक नहीं होगी। यानी RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो इस पर्पज से जो स्वीकृत की है विदेशी मुद्रा, उससे ज्यादा की राशि नहीं होनी चाहिए। विदेश में रोगी के व एक अन्य व्यक्ति के, यानी कि दो व्यक्ति हो गए ना, एक तो रोगी और एक अन्य व्यक्ति जो परिचारक या अटेंडेंट है, रहने के वे, किंतु ये राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत विदेशी मुद्रा से अधिक नहीं होगी। यानी वही कंडीशन यहाँ भी लगा दी कि वहाँ चिकित्सा के वास्तविक व्यय और एक रोगी और उसके साथ एक अटेंडेंट रहने के व्यय दोनों RBI से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उससे उसके द्वारा जो स्वीकृत है विदेशी मुद्रा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें है रोगी व परिचारक के, यानी अटेंडेंट के विदेश जाने पर हुआ यात्रा व्यय, किंतु ये राशि तभी कर मुक्त होगी जबकि कर्मचारी की सकल कुल आय इस यात्रा सुविधा को सम्मिलित करने से पूर्व 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। यानी कि रोगी और एक अटेंडेंट के विदेश जाने पर हुआ यात्रा व्यय कब कर मुक्त होगा, जबकि कर्मचारी का सकल कुल आय इस यात्रा सुविधा को सम्मिलित करने से पूर्व 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। तो 2 लाख एक बहुत छोटा सा अमाउंट है इस पर्पज से, किंतु ये प्रावधान कर रखा है तो इस स्थिति में 2 लाख से कम है कर्मचारी का सकल कुल आय तो ही उसका और उसके मतलब रोगी और परिचारक का विदेश जाने का यात्रा व्यय है उसकी छूट मिलेगी, कर मुक्ति होगी, अदरवाइज कर योग्य हो जाएगा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया गया चिकित्सा भत्ता अगर मेडिकल अलाउंस के रूप में मिलता है तो पूर्णतः कर योग्य होगा, टोटली टैक्सेबल है
इस संदर्भ में कर्मचारी द्वारा लिए गए चिकित्सा व्ययों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उसने कितना खर्चा किया, मान लीजिए उसको चिकित्सा भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है और उसने 2,500 भी खर्च कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन चिकित्सा भत्ता पूर्णतः कर योग्य करते हैं, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित किया गया, मतलब परिवार के सदस्य में किसको माना गया है? कर्मचारी के जीवन साथी को और उसके बच्चे। बच्चे कर्मचारी पर आश्रित व सब आश्रित हो सकते हैं, यानी कि डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, विवाहित भी हो सकते हैं और अविवाहित भी हो सकते हैं, यानी कोई भी हो, उनके कर्मचारी के बच्चे होने चाहिए। कर्मचारी पर मुख्यतः व पूर्णतः आश्रित माता पिता और भाई बहन, यानी उसका भाई बहन या माता पिता में कोई कर्मचारी पर आश्रित है, मुख्यतः या पूर्णतः आश्रित है, तो उनको भी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में शामिल किया जाता है। लीव ट्रेवल कंसेशन या और असिस्टेंट, LTC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, अवकाश यात्रा रियायत या सहायता। LTC लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी कि यात्रा करने पर कंसेशन जो कर्मचारी को प्रदान किया जाता है उसको बोलते हैं। यदि किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को अपने घर या भारत में किसी भी अन्य स्थान पर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा अवकाश यात्रा रियायत या सहायता दी जाती है, तो ऐसी सहायता की राशि एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होती है, मतलब एक कुछ लिमिट्स हैं, उस लिमिट्स में वो कर मुक्त होती है। यात्रा रियायत कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा सेवा काल के दौरान या सेवानिवृत्ति या नौकरी की समाप्ति पर अपने घर या भारत के किसी भी अन्य स्थान पर जाने के लिए दी जा सकती है, यानी कि ये सेवा के दौरान भी दी जा सकती है और सेवा के पश्चात जो सेवानिवृत्ति है उस या नौकरी की समाप्ति है तो अपने घर जाने के लिए भी दी जा सकती है। कटौती की राशि जो सीमाएं हैं उनमें से 3 सीमाएं दी हैं, उसमें से तीनों में से न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी। नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक राशि, पहली एक्चुअल जो अमाउंट नियोक्ता से प्राप्त हुआ वो हो गया। दूसरा कर्मचारी द्वारा यात्रा पर वास्तविक व्यय की राशि, यानी कर्मचारी ने वास्तव में व्यय कितनी राशि की है वो। और तीसरा तालिका में वर्णित राशि, यात्रा के लिए अपनाए गए साधन के अनुसार एक टेबल दे रखी है जो अपन अभी देखेंगे, उसके अनुसार जो राशि है। कर्मचारी द्वारा यात्रा के लिए अपनाए गए विभिन्न साधनों के लिए छूट की राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। इन साधनों व संबंधित छूटों की राशियों को जो तालिका में प्रदर्शित किया गया है उस तालिका को देखते हैं। जो एक कंडीशन है तालिका में वर्णित राशि, उसमें देखते हैं अपन कि यदि यात्रा विमान द्वारा की जाती है, यात्रा विमान द्वारा की जाती है तो सबसे छोटे रास्ते से राष्ट्रीय परिवहन के विमान की इकोनॉमी श्रेणी का किराया, यानी कि सबसे छोटे रास्ते से और जो राष्ट्रीय परिवहन है उसके विमान की इकोनॉमी श्रेणी का किराया कर मुक्त होगा। यदि यात्रा प्रारंभ करने का स्थान और गंतव्य स्थान पहुंचने का स्थान रेल पथ से जुड़े हुए हैं, यानी कि रेलवे से जुड़े हुए हैं, और यात्रा विमान के अलावा अन्य किसी साधन से की जाती है, विमान के अलावा अन्य किसी साधन से की जाती है, तो सबसे छोटे रास्ते से मतलब शॉर्टेस्ट रूट से रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराए की राशि कर मुक्त होगी। यदि यात्रा प्रारंभ करने का स्थान और गंतव्य स्थान पूर्णतः या अंशतः रेल पथ से जुड़े हुए नहीं हैं तथा यात्रा के इन दोनों स्थानों के बीच मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध है, तो मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध है तो सबसे छोटे रास्ते में प्रथम श्रेणी अथवा डिलक्स श्रेणी के किराए की राशि। और अगर मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा भी उपलब्ध नहीं है तो इसी स्थिति में सबसे छोटे रास्ते से रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का किराया ये मानते हुए कि यात्रा रेल द्वारा की गई है, रेल की प्रथम श्रेणी का किराया लेंगे। उस जितना उनके बीच में डिफरेंस है किलोमीटर में, उतने किलोमीटर में अगर वो यात्रा रेल से की जाती तो प्रथम श्रेणी के जो किराया बनता वो सुविधा का मूल्य उतना कर मुक्त होगा। और ये जो तीसरी कंडीशन थी अपन ने उस सुविधा के मूल्य में कि तालिका में प्रदर्शित राशि, उस हिसाब से ये तीसरी कंडीशन में चला जाएगा और तीनों में से जो न्यूनतम राशि होगी वो कर मुक्त कर देंगे। ये जो कर मुक्ति है कितनी बार प्राप्त की जा सकती है, कितनी बार एग्जेम्पशन मिलता है सेवा काल के दौरान, तो इसके संबंध में भी नियम बना रखे हैं। अवकाश यात्रा रियायत या सहायता की कर मुक्ति प्रत्येक 4 वर्षों के खंड में 2 बार अधिकतम प्राप्त होगी, यानी 4 साल में ज्यादा से ज्यादा 2 साल प्राप्त होगी।
4 वर्षों का खंड 1 जनवरी 86 से प्रारंभ होता है, जो निम्न प्रकार है। मतलब 1 जनवरी 86 से होगा तो 86, 87, 88, 89 4 साल हो गए। फिर अगला 90, 91, 92, 93, फिर 94, 95, 96, 97, फिर 97, 98, 99, 2000, 2001, 98, 99, 2000, 2001। इस प्रकार 4-4 साल के खंड बना दिए। जो अभी लेटेस्ट जो खंड चल रहा है वो 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक का है। इन जो भी खंड बनाए हैं इनमें प्रत्येक खंड में कितनी बार यात्रा कर सकता है कर्मचारी? 2 बार उसको ये छूट मिल सकती है। 2 बार से ज्यादा किए तो वो टैक्सेबल हो जाती है। यदि किसी कर्मचारी को किसी 4 वर्षीय खंडों में से 2 से अधिक बार यात्रा रियायत प्राप्त हुई है तो 2 बार प्राप्त रियायत की राशि की कर मुक्ति जो ऊपर अपन ने पहले तरीका बताया था उसके अनुसार कर मुक्त होगी और शेष यात्रा संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। ये जो 4-4 साल के खंड बनाए थे जिसमें 2 बार अपन छूट दे रहे हैं उनमें एक अपवाद भी है। यदि किसी कर्मचारी ने इन 4 वर्षों के खंड में कोई भी यात्रा नहीं की हो या एक ही यात्रा की हो और उसकी छूट ली हो तो ऐसी स्थिति में अगर कर्मचारी यदि किसी कर्मचारी ने किसी 4 वर्षीय खंड में यात्रा रियायत की छूट का लाभ एक बार भी नहीं उठाया हो, यानी कि एक भी बार यात्रा नहीं की हो या केवल एक बार उठाया हो, तो उस दशा में अगले 4 वर्षीय खंड के पहले वर्ष कैलेंडर वर्ष में प्राप्त की गई यात्रा रियायत के संबंध में ये माना जाएगा कि वह पिछले 4 वर्षीय खंड की के संबंध में है। यानी वो पिछले खंड में काउंट कर लेंगे अपन। अगले 4 वर्ष के जो पहले वर्ष में अगर उसने ऐसी छूट प्राप्त की है, जैसे उदाहरण के लिए अपन समझे कि एक खंड अपन ने अभी जब देखा तो 1/1/2014 यानी कि 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2017 का खंड था। इसमें कर्मचारी को 2 बार ये सुविधा मिल सकती थी। कर्मचारी ने या तो दोनों ही बार नहीं उठाई या एक बार उठाई है, एक बार की उसकी बाकी है। ठीक है, 1 जनवरी 14 से 31 दिसंबर 2017 तक या तो उसने एक बार भी सुविधा नहीं ली या केवल एक बार ली है। तो ऐसी स्थिति में उसकी सुविधा कितनी बच गई? 2 या 1, जो जैसी भी कंडीशन है। तो जो अगला 4 साल का खंड है, अगला जो 4 साल है 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 2021 तक, अगर वो 2018 में 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक यात्रा कर लेता है और ये सुविधा प्राप्त कर लेता है तो वह छूट का लाभ तो ले लेगा, पर वो काउंट कौन से खंड में हो जाएगी? 1 जनवरी 14 से लेकर 31 दिसंबर 17 वाले खंड में काउंट हो जाएगी केवल एक बार। अगर उसकी 2 भी बाकी हैं तो अपन केवल एक बार को वहां शामिल करेंगे। फिर जो बचा हुआ आगे वो जो 18 के बाद अगर वो अगले खंड में 2 छूट सामान्य और ले लेगा, 2 छूट और प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जो 2018 से 21 वाला 4 साल का खंड है उसमें वो 2 तो करेगा ही, वो एक एडिशनल पहले वाले खंड की वहां वो कर सकता है। तो इस प्रकार पिछले की बकाया जो अगर है तो वो प्रथम वर्ष में कर सकता है, अगले खंड के प्रथम वर्ष में कर सकता है, और प्रथम वर्ष में करने के कारण उसको पिछले में काउंट करेंगे और कुल मिलाकर एक खंड में उसके 3 भी हो सकते हैं। यानी कि एक तो वो पिछले साल के बकाया को ले लिया उसने और 2 उस खंड की ले ली, तो इस प्रकार 3 बार यात्रा की सुविधा ले सकता है। ऐसी विशेष परिस्थिति में 3 बार प्राप्त की गई यात्रा सहायता कर मुक्त हो जाती है, परंतु किसी भी स्थिति में एक से अधिक यात्रा सहायता अगली अवधि में नहीं ले जा सकते। यानी अपन बकाया केवल एक का ही बेनिफिट दिया उसको, अगले साल अगले जो खंड है 4 साल का उसमें केवल बकाया अगर उसकी एक है तो उसका तो फायदा दे दिया, अगर एक से ज्यादा है तो उसका फायदा उसको नहीं मिल पाएगा। इस छूट के लिए परिवार का जो अर्थ है उसमें कर्मचारी के जीवन साथी और बच्चे, कर्मचारी के माता पिता, भाई बहन जो पूर्णतः मुख्यतः उस पर आश्रित है, और 1 अक्टूबर 98 के पश्चात ऐसी कर मुक्ति 2 बच्चों से अधिक बच्चों के लिए नहीं मिलेगी। यानी कि 1 अक्टूबर 98 के पश्चात अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनके लिए कर मुक्ति नहीं मिलेगी। 1 अक्टूबर 98 से पूर्व की यात्रा के संबंध में छूट का लाभ करदाता के सभी बच्चों को प्राप्त होता था,
किंतु यदि यात्रा 1 अक्टूबर 98 को या उसके बाद की जाती है तो 1 अक्टूबर 98 से पूर्व पैदा हुए सभी बच्चों के लिए छूट प्राप्त होगी। 1 अक्टूबर 98 से पैदा हुए बच्चे अगर 4 भी हैं कर्मचारी के, 5 भी हैं, 6 भी हैं, तो सभी के लिए छूट प्राप्त होगी। और 1 अक्टूबर 98 को या उसके बाद पैदा हुए बच्चों के संबंध में छूट तभी मिलेगी जब इन बच्चों को मिलाकर कुल बच्चों की संख्या 2 से अधिक न हो। यदि एक बच्चा होने के पश्चात जुड़वा बच्चे हों तो पहली बार हुए ऐसे सभी जुड़वा बच्चों के संबंध में छूट मिल जाएगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी के एक बच्चा पहले से था 1 अक्टूबर 98 से पहले, और बाद में उसके एक बच्चा, 2 बच्चे जुड़वा बच्चे हो गए, तो कुल मिला के 3 बच्चे हो गए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि 1 अक्टूबर 98 के बाद उसके बच्चे पैदा हुआ है और वो जुड़वा थे, तो 3 होने पर भी ये छूट मिल जाएगी तीनों बच्चों के लिए। तो अभी तक अपन ने ये लीव ट्रेवल कंसेशन है जो भारत के इंडिया में जो मिलता है उसके संबंध में अध्ययन किया था। अब देखिए ये विदेशी यात्रा के संबंध में हो, विदेश यात्रा के संबंध में हो लीव ट्रेवल कंसेशन। तो विदेश भ्रमण पर नियोक्ता द्वारा वहन किया गया व्यय सदैव पूर्णतः कर योग्य होगा, यानी कि हमेशा वो टैक्सेबल होगा और पूरी राशि कर योग्य होगी, चाहे कर्मचारी भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो। भारतीय नागरिक का तो भी होगी, विदेशी नागरिक हो तो भी होगी। यदि यात्रा सहायता के अतिरिक्त नियोक्ता तो अन्य कोई व्यय वहन करता है, होटल में ठहरने के व्यय, खाने पीने के व्यय आदि, तो ऐसी समस्त राशियां पूर्णतः कर योग्य होगी। अर्थात ये कर मुक्ति केवल किराए के लिए है, मतलब केवल किराए के लिए छूट है। बाकी जो खर्चे ठहरने के व्यय या खाने पीने के व्यय हैं तो वो पूर्णतः कर योग्य होंगे। जिन जिन सुविधाओं का वर्णन किया गया है उन सुविधाओं का मूल्य नियोक्ता के लिए जो वास्तविक लागत हो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा, यानी कि नियोक्ता की जो वास्तविक लागत है वही कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। थैंक यू।